हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये वीडियो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे से आप किसी भी यहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो, सैलरी क्लास हो या आपकी इनकम ज्यादा हो या कम हो। आपको इन बातों का ध्यान साल के शुरू में ही रखना चाहिए। आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी आप मान सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए, प्लान योर टैक्स सेविंग इन एडवांस। तो आपको जब भी आपको टैक्स सेविंग का करनी चाहिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका अप्रैल से आपको जो भी टैक्स सेविंग का अमाउंट है 80C की डिडक्शन अब आपको पता होगा आपको मिलती है। तो मान लीजिए मुझे 1.5 लाख रुपए 80C की डिडक्शन के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं, ELSS में इन्वेस्ट करने हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं उसको दिसंबर में इन्वेस्ट करूंगा या जनवरी में इन्वेस्ट करूंगा या फिर नवंबर में इन्वेस्ट करूंगा, साल के लास्ट में इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं उसको शुरू के ही अप्रैल से ही मैं उसकी ऐसी टैक्स प्लानिंग करूंगा ताकि वो मेरा ज्यादा से ज्यादा पैसा अप्रैल मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स में ही पूरा हो जाए। अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक आप ट्राई कीजिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 80C की वो पूरी हो जाए। दूसरा, आप अपनी कंपनी में चेक कीजिए कि वो आपको NPS का ऑप्शन देते हैं या नहीं देते, जो कि 80C के अलावा भी एक डिडक्शन है। उसका डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखा है। 80C में उसके अलावा NPS में आपको 50,000 की और डिडक्शन मिलती है जो आप पर्सनल अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो वो भी आप कोशिश कीजिए कि वो अप्रैल से ही आप चालू कर दीजिए। धीरे धीरे जितना भी आपकी कैपेसिटी है उस अमाउंट को ज्यादा, मतलब मेरा बेसिक पर्पज ये है कि आप अपना टैक्स सेविंग के बारे में आप साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में ना सोचें। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर का एंड चल रहा है तो मोस्टली लोग टैक्स सेविंग अभी सोच रहे हैं और अभी करा रहे हैं। तो ये गलती आप अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो ना करें। कोशिश कीजिए, जैसे मैं पर्सनली अपनी टैक्स सेविंग की प्लानिंग फर्स्ट 6 मंथ्स में ही कर लेता हूँ। जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होता है तो वो मेरे फर्स्ट 6 मंथ्स में मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अप्रैल से जो 6 मंथ्स हैं वो उसमें आपका टैक्स सेविंग की सारी प्लानिंग हो जाए। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं या फिर आजकल हर लोग ही कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करना है या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बल्कि UPI पेमेंट भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो। आई नो कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, बट फाइनेंशियली एडवाइजेबल नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ATM से पैसे निकाल के हमेशा अपने पर्स में रखिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कैश से पेमेंट करें। इससे होता क्या है कि कैश से अपना एक पर्सनल टच होता है जो आपको UPI, आप मान लीजिए UPI से अगर 15,000 का पेमेंट किसी को कर देंगे तो आपको इतना दर्द नहीं होगा जितना आपको आपके जो आपके बटुए में से जब कैश जाएगा 15,000 रुपए, जब 500 के 30 नोट अगर आप किसी को पेमेंट करेंगे तो आपके दिमाग में वो हिट करेगा। तो आपको हमें हो सकता है इससे आपके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस कम होने लग जाएं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करें। आप मीन्स हमेशा अपने पास कैश रखें। मोस्टली लोग आजकल 100 रुपए 20 रुपए भी UPI कर लेते हैं। जैसे कॉफी पीने गए तो UPI कर दिया, या फिर आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट नहीं भी करेंगे, एक स्टडी ने बताया है कि आप ज्यादा से ज्यादा से मान लीजिए आप अपनी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो होती है, जैसे मान लीजिए मेरा एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं स्विगी जोमेटो में बहुत ज्यादा ऑर्डर करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपेंस करता हूँ और उससे हेल्थ भी खराब होती है और फाइनेंशियली भी आपको बार बार स्विगी जोमेटो से ऑर्डर से उसके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। तो मेरा फाइनेंशियल रेजोल्यूशन ये है कि मैं इसको धीरे धीरे कट करने की कोशिश करूं। तो इससे इसी तरह से ऑनलाइन किसी की आदत होती है वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करता है, तो इससे अगर ये वाले छोटे छोटे एक्सपेंस भी आप है ना धीरे धीरे कम करेंगे, ऐसे नहीं है कि खत्म कर देंगे, थोड़ा बहुत भी कम करेंगे तो हो सकता है आपको वेकेशंस जाने के लिए, आपको टीवी फ्रिज खरीदने के लिए आपको EMI या नो कॉस्ट EMI ये सब नहीं लेना पड़े। तो आपको उस वे में ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको। और आपको ये भी चेक करना चाहिए, तीसरा रेजोल्यूशन, कि कहीं आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल आ रहा है वो आपकी सैलरी के जितना तो नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख की सैलरी है और आपका क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी 1 लाख रुपए हो गया। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो आपको एक डेंजर जोन में आ चुके हैं। तो आपको जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है कहीं भी उसको आपको बेच के ये वाले ड्यूज जल्दी से जल्दी क्लियर कर देने चाहिए, नहीं तो आप एक डेब्ट ट्रैप में फंसने के पूरे चांसेस हैं। और आप UPI और ये जो पेमेंट्स हैं वो जब भी यूज कीजिए जब कोई आपको डिस्काउंट वगैरह मिल रहा हो। जैसे डाइन आउट पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पे 10%, 15%, 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप उस टाइम आपको यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्काउंट के लिए यूज कर रहे हैं, बट नॉर्मली आप डे टू डे लाइफ में इसको कम से कम यूज करें। तो दूसरा, अब जो तीसरा है
जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ये भी ध्यान रखिए कि जैसे आपने होम लोन वगैरह या कुछ ले रखे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या आप उसका होम लोन, कार लोन ले रखे हैं, जो 2 लोन सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, क्या आप उसका थोड़ा बहुत पेमेंट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि होम लोन का 30 साल का ले रखा है, या 25 साल का ले रखा है, या 20 साल का ले रखा है, तो आप उसकी 2 EMI भी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं किसी भी साल में, तो आपको 2 साल तक से लोन कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 25 साल का लोन ले रखा है, तो वो 23 ईयर्स ही हो जाता है आपको थोड़ा बहुत पेमेंट एक्स्ट्रा करने से। तो आप ये वाला ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसी इनकम हो गई, या फिर आपके छोटे बहुत एक्सपेंस कम होने से आपको ऐसा हो गया कि जैसे 12 EMI आपको साल में पे करनी है, आप 14 कर सकते हैं। तो आपको इसमें आप ये प्लानिंग भी कर सकते हैं कि 2 EMI में कैसे एक्स्ट्रा पे करूं, ताकि मेरे को साल जो 25 साल का लोन था वो 23 साल का हो जाए। तो ऐसे ऐसे ज्यादा आप पे कर पाएंगे, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, एक तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। अगर आपको 80 मतलब एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में, उसमें आपको जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन पे, उसका आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दूसरा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो लोन टेन्योर है वो कम हो जाएगा। दूसरे, अब ये एक लास्ट और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है चीज, आप हमेशा ये याद रखिए कि आपके घर में सबका मेडिकल इंश्योरेंस हो रखा है या नहीं हो रखा, और जो अर्निंग मेंबर है उसका टर्म इंश्योरेंस हो नहीं होगा। तो ये आप बट मेडिकल इंश्योरेंस हमेशा जो आप कंपनी देती है आपकी सैलरी, उसके अलावा आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम आज की कंडीशन में 10 लाख रुपए का आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हमेशा होना चाहिए। आप किसी भी कई मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, सारी कोई भी बड़ी कंपनी से, मैक्स लाइफ, टाटा, रिलायंस, किसी से भी आप ले सकते हैं। तो बजाज से ले सकते हैं, तो पॉलिसी बाजार से आप ले सकते हैं, पॉलिसी बाजार से पर्सनली मैं लेता हूं, तो आप उसके ले सकते हैं कहीं भी। और आपको एक और चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो कोशिश कीजिए वो लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 48 to 72 आवर्स। अगर आपको कोई पैसे की जरूरत हो तो आप उसको तुरंत तोड़ के आपको वो लिक्विड हो जाए, तो वो लिक्विडेट होता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जैसे मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिया कोई भी, या आपने कोई बॉन्ड खरीद लिया, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट कीजिए जो ब्रेकेबल हो, मीन्स जो इजीली आपको कभी जरूरत पड़ जाए बाई चांस, तो आप उसको बेच पाए। आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर खरीद लिया, तो घर खरीदने का इन्वेस्टमेंट, आप मान लीजिए आप घर खरीद लिया 20 लाख 25 मतलब 50 लाख रुपए का आपने घर खरीद लिया, उसकी EMI भी हो गई, लेकिन आपको मान लो 15 लाख रुपए चाहिए इमीडिएटली, 5 दिन के अंदर चाहिए, तो हो सकता है उसका बायर आपको नहीं मिले। हाँ, बायर मिले भी तो आपको उस रेट पे नहीं मिले, आपका पेमेंट मिल भी जाए उस रेट पे भी मिल जाए, तो आपके पैसे आने में ही 2 महीने लग जाएं, और आपको जो 15 लाख के लिए अलग से लोन लेना पड़े। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से कीजिए कि है ना, जो आपको जो इन्वेस्टमेंट है हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। कोशिश कीजिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके बिजनेस से या फिर आपके सैलरी से, तो वो होना चाहिए हमेशा लिक्विड फॉर्म में। तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, बहुत छोटी से छोटी चीजें हैं। और आप एक और बाय पॉइंट, अगर आप कोई भी हॉलीडे जा रहे हैं, वेकेशन जा रहे हैं, अभी तो वैसे भी कोविड चल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि डोमेस्टिक हॉलीडे जाएं, ना कि इंटरनेशनल हॉलीडे। अब आप बोलेंगे नहीं यार मैं तो फॉरेन ही घूमूंगा, वो बात एकदम सही है, लेकिन अगर आप ये वाली कॉम्प्रोमाइज भी अगर आप करते हैं थोड़ा बहुत, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ ज्यादा इजी हो जाएगी। आप मेंटल हैप्पीनेस आपको ज्यादा मिलेगी, और आप पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में आप कम से कम कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को जीने का। कोई अगर आपके पास ज्यादा लिक्विड मनी होगा, ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपको सोशल प्रेशर भी कम रहेगा, और आप ज्यादा हैप्पी रहेंगे अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स से जो आपके आसपास हैं, आपके जैसे फिर जॉब कर रहे हैं या फिर आपके जैसा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उनसे ज्यादा हैप्पी रहेंगे। अगर आपके पास ज्यादा लिक्विड मनी है और ज्यादा लिक्विड कैश है, तो आप ज्यादा हैप्पी रहेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो आपको कंक्लूड करता हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या आप डिसएग्री करते हैं, तो आप इसके कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।